Hello everyone, welcome to Study Woman. Today we will cover class 8 civics book chapter number 1 the Indian Constitution and this is part 4. So in this video हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स. तो प्रीवियस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर कर चुकी हूँ और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है. इस वीडियो में मैं फंडामेंटल राइट्स के और जो 6 पार्ट हैं वो भी कवर करूँगी और एडिशन में जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं और जो इमेज डेफिनेशन रह जाती हैं उन्हें भी कवर करूँगी. सो जो हमारा फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रेफर टू दी कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस होता है आत्मा. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है. तो ये जो जो राइट होते हैं, जब हमारा कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब हमारे जो ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो जितने भी सिटीजन्स थे उनके पास कुछ भी पावर या जैसे बोलते हैं अधिकार, कैसा भी अधिकार कुछ भी नहीं था. तो जो हमारे देश के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ये सोच लिया था कि जब हमारा देश फ्रीडम आज़ाद होगा तो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अधिकार दिया जाएगा ताकि वो सेफ़ रह सके. भाई उनके पास अधिकार होगा तो गवर्नमेंट से सेफ़ रह सकते हैं ना, तो इसलिए उन्हें अधिकार दिए जाएंगे. और ये जो हमें पावर थे फंडामेंटल राइट तभी दिए गए थे क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई अब सिटीजन को किसी भी तरीके से तो सेफ़ रखना चाहिए, तो इसलिए हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए. क्यों दिए गए? ताकि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे और जो आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब देश से लगाया गया है. तो जो आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट यानी कि भाई कोई भी रूल है, भाई कोई भी फिक्स रूल नहीं है, कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर दिया तो ऐसा ना हो, इसलिए ही जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट दिए गए. तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट के 2 फोल्ड हैं. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव कि जितने भी सिटीज़न हैं उनके पास ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए कि वो सबके पास अपना अधिकार है, यानी कि जो भी अधिकार है वो सभी सिटीज़न को है ताकि वो उनके पास भाई गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके और उनके पास ये अधिकार है कि वो बचा सके, उनके पास अपना अधिकार है. तो इसलिए फर्स्ट तो ये था. और सेकंड था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर उनकी जो पावर है उस पर रोक लगाई जाए कि भाई जो भी वो चाहे मन मर्जी नहीं कर सकते, उनकी पावर पे भी रोक लगानी चाहिए. तो जो हमारे 2 फोल्ड थे, फर्स्ट था कि जो हमारे सिटीज़न हैं उनके पास अपनी पावर होनी चाहिए क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था उसमें हमारे पास पावर नहीं थी. अब इस वाले जो रूल है इसमें हमारी पावर होनी चाहिए. और जो सेकेंड वाला है वो है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे भी रोक लगाना चाहिए, गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस होनी चाहिए. सो एडिशन में फंडामेंटल राइट्स में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो जो एडिशनल में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लगाई गई है. दिस सेक्शन वॉज डिज़ाइन बाय मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म. तो ये इसलिए बनाया गया था कि भाई हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स अच्छे से आएँ एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मैसेस. तो ये इसलिए लगाए गए थे कि हमारे जो इंडिया है उसमें सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म अच्छे से आए. और जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि भाई ये इसलिए हमें दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स की भाई अगर कोई सरकार है तो ज़रूरी नहीं है वो ये फॉलो करे, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को भाई छीना गया है कि भाई ये हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, कुछ भी किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है, तो हम लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे इसके 6 पार्ट. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी विच मीन्स कि सभी लोग एक समान हैं. ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ कंट्री. तो इसका मतलब है कि भाई सभी लोग जितने भी हमारे इंडिया में हैं सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए. किसी को भी उसके रिलीजन, वो किस धर्म के हैं, उनकी कास्ट क्या है, जाति क्या है या उनका जेंडर क्या है, उस पर हम लोग बेस नहीं कर सकते. एवरी पर्सन हैज़ एक्सेप्ट टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, हॉस्टल, शॉप्स. और सभी के पास ये अधिकार है कि वो कहीं भी
जा सके, जो भी पब्लिक प्लेस है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लोग जा सकते हैं या लोअर क्लास के लोग नहीं जा सकते हैं। कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है, जैसे कि प्ले ग्राउंड है, हॉस्पिटल्स हैं या कुछ भी है, वहाँ पे जो पर्सन है उसके साथ हम लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि वो लोअर कास्ट है या उसका रिलीजन चेंज है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये अगेंस्ट है राइट टू इक्वालिटी के। यहाँ पे द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट कि भाई अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी की जो जॉब होती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब हम इसलिए नहीं देंगे कि भाई वो उसके रिलीजन अलग है या वो उसका जेंडर, कोई भी कास्ट नहीं है उसकी, तो इस पे बेस नहीं होता है। बट दे आर एक्सपेक्टेशन सो दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर। तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे इस बुक में। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम के। तो फर्स्ट जो था हमारा राइट टू इक्वालिटी था, जिसमें हमें बताया गया कि सभी लोग एक समान हैं और हम किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी उनके रिलीजन, धर्म के, कास्ट के, जेंडर के बेस पे। और जो प्रैक्टिसेस होती है सच एज अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, जिसे हम बोलते हैं कि भाई ये लोअर कास्ट का या इस रिलीजन का है, हम इसे नहीं छू सकते, ऐसा भी ना माना जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये द राइट टू इक्वालिटी होता है कि सब लोग, हम लोग एक समान माने। आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 13, 14 और 15, ये राइट टू इक्वालिटी के ऊपर ही है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड राइट टू फ्रीडम के ऊपर। सो इसमें जो राइट टू फ्रीडम है, दिस इंक्लूड्स दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू परफॉर्म एसोसिएशन। कि भाई राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि कोई भी, सबके पास आज़ादी है। आज़ादी का मतलब होता है कि भाई कि कोई कुछ भी सोच सकता है या किसी के वो कहीं भी जा सकता है, उसके वो किसी भी पार्ट पे जो उसको लग रहा है वो इसके ऊपर बोल सकता है। उसका पूरा अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर, मैटर के ऊपर अपनी स्पीच दे सकता है। दी राइट टू मूव फ्रीली, वो कहीं भी जा सकता है हमारे किसी भी पार्ट में इंडिया के। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी धर्म, किसी भी टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट यानी किसी भी टाइप का उसका प्रोफेशन हो, जॉब हो, किसी कुछ भी कर सकता है। तो फर्स्ट था हमारा राइट टू इक्वालिटी, सेकंड था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में बोला कि भाई सबके पास अपना फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास ये फ्रीडम है कि वो किसी भी अपने मैटर पे, उनकी जो मर्ज़ी है वो अपना जो उनकी स्पीच है उसे बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उनके पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी कंट्री के पार्ट में जा सकते हैं। अब ये थर्ड है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो इसे हम लोग, इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेकंड है फोर्स लेबर और थर्ड है जो 14 अंडर चिल्ड्रन होते हैं उनकी, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। तो इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझेंगे हम क्या होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है लोगों को ख़रीदना, यानी कि बहुत लोग होते हैं कि भाई लोगों को ख़रीद लेते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं और या फिर उन्हें बेच देते हैं। भाई कहीं पे बहुत जगह होती है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, या बहुत जगह होते हैं यहाँ पे लोग खरीदते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम बोलते हैं उसे, कि भाई लोगों को ख़रीदना और बेचना ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के, इसे बंद कराना चाहिए। सेकेंड है फोर्स लेबर यानी कि भाई ज़बरदस्ती काम कराना, किसी को परेशान करके काम कराना। या हम लोग कैसे करते हैं कि भाई कोई बाहर के देश से आया है, वो हमारी कंट्री में है काम कराने के लिए, तो हम लोग ने उसको पासपोर्ट ले लिया और उससे बोल दिया कि अब तुम यहीं काम करोगे, हम उसे सैलरी नहीं दे रहे हैं, या वो हमारे यहाँ रहता है तो उसे स्पेस या खाना ढंग से नहीं दे रहे हैं और उससे काम ज़्यादा करा रहे हैं। तो ये होता है फोर्स लेबर, जो कि एक और रीज़न है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है। थर्ड है चाइल्ड लेबर, जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी जना 14 जो अंडर है 14 के, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर, जो कि काम कर रहा है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अगेंस्ट है। एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, कोई भी जॉब कर रहा है अगर कोई भी बच्चा 14 के एज के नीचे जो छोटा हो 14 से, तो ये भी अलग है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने इक्वालिटी, सब लोग एक समान है। सेकंड पढ़ा फ्रीडम, कि सब लोग, उनके पास पावर है कि वो कुछ अपनी बात रख सकते हैं किसी के भी सामने या जा सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जिसमें 3 पार्ट थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना चाहिए, यानी कि लोगों को ख़रीदने वाला जो बिज़नेस होता है, या फोर्स लेबर यानी कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के जो काम किया जाता है परेशान करवा के। और थर्ड जो चाइल्ड लेबर होता है उसे। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भाई सबका अलग अलग धर्म होता है ना, कि कोई इस धर्म का है, कोई इस धर्म का है, कोई, तो भाई हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम इस धर्म के हो तो तुम इस धर्म को नहीं मान सकते, या तुम इस धर्म के हो तो तुम इस धर्म में नहीं जा सकते हो। तो कोई हमें इसमें ये बताया गया है इस लॉ में कि कोई भी इंसान वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर सपोज़ कि कोई इंसान एक धर्म का और हम उसे दूसरे धर्म में कह रहे हैं कि तुम दूसरे धर्म में चला जाओ, और उसका मन नहीं है रिलीजन में चले जाओ। एक कोई इंसान एक रिलीजन का है, सपोज़ करिए एक इंसान रिलीजन ए का है और एक इंसान रिलीजन बी का है, और हम चाह रहे हैं कि वो रिलीजन ए का है और हम चाह रहे हैं कि वो रिलीजन बी में चला जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो खुद चाहता है कि वो रिलीजन बी में चला जाए तो फिर ये ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजन है। लेकिन अगर हम उसे फोर्स करके उसे रिलीजन बी में लेके जाते हैं तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, अगेंस्ट है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को, रिलीजन को मान सकता है और किसी भी रिलीजन को चेंज कर सकता है। उसकी मर्ज़ी होती है कि वो किस रिलीजन को माने। फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। The constitution state that all minorities, religion or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। भाई अलग अलग जगह पे अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, सबका अपना भाई सबका अलग अपना रिलीजन होता है, धर्म होता है, और सबका जो पढ़ाने का सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है। भाई किसी को हर जगह मोस्टली मतलब हम लोग यहाँ स्कूल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ट्राइब्स में, कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि वो अपने जो बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिटीज़ के, वो कुछ उन्हें अपना पढ़ाना चाहते हैं। तो ये राइट है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना इंस्टीट्यूट, माने कि अपना जो भी वो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं अपना इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, कि ताकि वो अपनी जो उनकी कल्चर है, जो बाकी बच्चे उनके कम्युनिटीज़ के पढ़ते आए हैं, अगर वो उन बच्चों को अगर वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो उन्हें अपने अलग कल्चर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा सकते हैं। कि भाई इस देश भाई हमारे यहाँ ये रिलीजन है, रिलीजन बी है, और इसके यहाँ अलग सिस्टम है इंस्टीट्यूट का पढ़ाने का। तो ऐसा हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप उन्हें यहाँ पढ़ाओ। जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें कहीं भी पढ़ा सकते हो अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजन्स, भाई कोई भी माइनॉरिटी यानी कि कम लोग हैं उस रिलीजन के या जो कुछ भी है, तो वो अपना एजुकेशनल सिस्टम जो जैसा उनके धर्म में, उनके रिलीजन में पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूशन में, वो उन्हें पढ़ा सकता है प्रिजर्व करने के लिए उनके कल्चर को, यानी कि उनके कल्चर को बचाने के लिए। और अब ये सिक्स्थ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दिस अलाउ सिटीजन टू move the court if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमें 5 राइट पढ़ाए गए हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सबको एक समान मानना। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, किसी के सामने कहीं भी जा सकते हैं, हमारे पास आज़ादी है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि चाइल्ड लेबर को बैन करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को। फोर्थ है हमारी जो फ्रीडम है रिलीजन के अगेंस्ट, उसको कि भाई हम कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, ये जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी पर्सन है, उसकी मर्ज़ी है। और फिफ्थ है हम जो कल्चर राइट है, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं अपना कल्चर हमें पढ़ाना चाहते हैं, तो हम डेवलप जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम जिसमें जाते हैं, तो उनका भी उन्हें राइट है कि हम लोग किस कल्चर में उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। अभी सिक्स्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जो ऊपर 5 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर किसी ने हमारे इनमें से किसी भी एक फंडामेंटल या किसी भी राइट को ऐसा लगता है कि हम छीना है हमसे, या हमें डिस्क्रिमिनेट किया है किसी भी बात को लेकर, या भाई सपोज़ कि एक बड़े कास्ट के एक पर्सन है ए, जो ए है वो हाई कास्ट का है और जो बी है वो लोअर कास्ट का है। तो अगर पर्सन बी को
लोअर कास्ट कह के टीज करता है या उसके फंडामेंटल राइट को छेड़ता है, तो जो पर्सन बी है उसके पास ये पावर है कि वो जो पर्सन ए है उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में केस कर सकता है। ये सिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी कि अगर आपके साथ अगर कोई भी आपको लगता है कि आपको फंडामेंटल राइट को किसी ने छेड़ा या छीन लिया है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। सो अभी हमने ये सब पढ़ चुके हैं, हमने फोर्थ फंडामेंटल राइट और इसके पॉइंट्स भी कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो ये ब्लू बॉक्सेस हैं और जो ये फ़ोटोज़ की एक्सप्लेनेशन है इनके बारे में। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से। ये रहा फर्स्ट जो है, ये है इन 1934 अ नेशनल दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड अ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो जो हमारी कांग्रेस, जो हमारी इलेक्शन पार्टी है, उन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जिस असेंबली ने संविधान सभा जिसे हम बोलते हैं, जिस असेंबली ने हमारा संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो 1934 में कांग्रेस ने उस असेंबली के लिए डिमांड करी थी। फिर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था हमारे इंडिया में, तो एक ऐसी असेंबली का निर्माण हुआ, बनाई गई, जिस मांग थी उस असेंबली की जिसमें खाली इंडियंस हों, यानी कि कोई जिसमें जितने भी मेंबर्स हों उसके वो ओनली इंडियंस हों। दिसंबर 1946 में हमारी ऐसी असेंबली बनकर तैयार हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें ओनली इंडियंस एज अ मेंबर हैं। 1946 नवंबर 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, फ्री टू शेप दैट डेस्टिनी और लास्ट की हमने 150 ईयर्स ब्रिटिश रूल ने हमारे ऊपर राज किया था, ब्रिटिश ने। उसके बाद फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। The Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce। तो उन्होंने अराउंड 3 ईयर्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये है सेकंड पिक्चर, द कंट्री ऑफ नेपाल की। भाई जब वहाँ पे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेटिक इंडिया में 1990 में, तो भाई 12 ईयर्स लगे और फिर फाइनली 2002 में जो उनका जो राजा है भंद्रिया, सीटिंग द मोस्ट अपराइजिंग द कंट्री साइड एज इस रीजन। तो उनके जो राजा थे 2002 में, और 1990 में वहाँ पे प्रोटेस्ट चला 12 साल तक। फिर उसके बाद इन 2006 द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिकेम गेनिंग इमर्स फोर्स। 2006 में वो थोड़ा और बड़ा हुआ फाइनली, और जो किंग थे 2005 में, द किंग दे फाइनल टुक ओवर द हेड। तो फाइनली उन्होंने 2005 में जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने हेड माने यानी कि हट गए थे वहाँ, उनकी पोस्ट से जो राजा थे वो हटा दिए गए थे, और जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। जो 2008 तक जो नेपाल थी एक मोनार्ची, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर राजा का शासन ख़त्म हो गया था और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। और ये सब उसकी प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ हैं 2006 की। अब हम पढ़ते हैं फोटो थर्ड विच इज़ हेयर। तो there was an extraordinary sense of unity among the member of Constituent Assembly. Each of the provisions of the future constitution were discussed in great deal, and there was a sincere effort to comprise and reach an agreement through consensus. The above photo shows Sardar Vallabh Bhai Patel, a prominent member of Constituent Assembly. तो भाई जब हमारी Constituent Assembly बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो ये तो पता चल गया था कि हमें डेमोक्रेसी लाना है, लेकिन कुछ राज्य जो हमारे राजा के नीचे थे, जो राजा के थे, अब उन्हें मनाना कैसे, राजा को कैसे मतलब फोर्स किया जाए या मनाया जाए कि वो अपना राज्य छोड़ के हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में माने। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री के बहुत सारे राजा थे, उनको डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मनाया था, जिससे ही हमारी जो कंट्री थी उसमें डेमोक्रेसी आई, यानी कि तभी राजा ने अपना राज्य छोड़ा, तभी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक्चर है, जो एक प्रोमिनेंट मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हम पढ़ेंगे फोटो 5 विच इज़ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
जिन्हें हम बाबा साहिब भी बोलते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने दैट believe that his participation in constituent assembly helped the scheduled caste get some safeguard in draft constitution। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनका मानना ये था कि जो उनका पार्टिसिपेशन रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब वो उसमें उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो ये हेल्प करा जो शेड्यूल कास्ट थी उनके लिए, उनको सेफ गार्ड को प्रोवाइड करने के लिए। भाई पहले सेफ गार्ड को बुरा माना जाता है, जैसे कि भाई जो शेड्यूल कास्ट थी पहले बहुत ज़्यादा हमारे समाज में ये सब ऊंच नीच माना जाता था, अब नहीं है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो जो शेड्यूल कास्ट थी उन्हें कुछ सेफ गार्ड्स मिले। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉ माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल कास्ट still had reason to fear because the administration of these were in the hand of caste Hindu officers। लेकिन जो अभी भी उनको डर था कि जो उनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए लॉ था वो उन्होंने बनाया था, और उनको ये डर था कि वो अभी भी जो हिंदू हिंदू जो उसमें थे ऑफिसर्स उनके अंडर था। सो ये फ़ोटो है, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला लॉ आया था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का सभी सिटीजन्स के लिए, वो जो आया था वो जो लाए थे वो थे श्री A.K. अय्यर। अ मेंबर रिमार्क दैट दिस वाज डन। तो ये जो हमारे असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने हमारे असेंबली में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मूवमेंट जो था वो लाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, फियर दैट एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर। तो उनको थोड़ा ये डर था एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ बनाते थे, उन्हें ये डर था कि जो लेजिस्लेचर यानी कि जो लीडर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर ना करें। एंड असेंबली देयरफॉर इंक्लूड अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द, इसलिए इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए उसको लेकर भी अपने गवर्नमेंट में, अपने जितने भी उन्होंने लॉज बनाए उसमें। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत बार स्टेट वर्ड यूज़ किया है। हर जगह का स्टेट वर्ड में मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से, कहीं कहीं स्टेट जहाँ पे हमने यूज़ किया वहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट है, दी गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन। जो गवर्नमेंट है हमारी वो इलेक्शन के साथ चेंज होती रहती है। वी कैन थस स्पीक अ इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो इंडियन स्टेट है यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, यानी हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है। द गवर्नमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश का एक बहुत बड़ा पार्ट है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली इन विद इट, इन इट। सो जो हमारी गवर्नमेंट है एक बहुत बड़ा स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेट का बहुत बड़ा पार्ट है। सो ये लास्ट पिक है विच इज़ कि ये बता रहे द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया कि साइन कर रहे हैं एक नोटबुक को। फाइनल सेशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था पूरा 24 जनवरी 1950, जो हमारा 24 जनवरी 1950 को पूरा रेडी हो गया था विद द फर्स्ट फ़ोटो, जिसमें शो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गा रहे हैं, सॉन्ग सिंगिंग कर रहे हैं। दी सेकंड फ़ोटो इज़ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो सेकंड फ़ोटो है, फर्स्ट है वो गा रहे हैं, और जो सेकंड फ़ोटो है हमारे जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी, जो कि मेंबर थे, जो कि प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द लास्ट फ़ोटो शो द फॉलोइंग पर्सन। जो लास्ट फ़ोटो है उसमें कुछ लोग हैं, श्री जन्मदास दौलतराम मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो थे, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, जॉन मैथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देवती प्राइम मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम श्री जयगिवान राम लेबर मिनिस्टर, जो कि लेबर मिनिस्टर थे। सो दैट्स इट, and if you like this video please like, share and subscribe my channel, and bye.